हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ पेपर एनालिसिस ऑफ प्रीलिम्स 2021। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले पार्ट में 6 क्वेश्चन डील हुए थे। एक्चुअली हमारा जो 6 क्वेश्चन था ये छूट गया था। इसको हम अब टेक आउट करके इस पार्ट पर मैं आपके 8 क्वेश्चन डील कर लूँगा। जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, 14 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बने थे इकोनॉमिक्स में, तो उस हिसाब से हम इसको डील कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स यील्ड आर इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब वो बोल रहा है कि किससे हमारे जो बॉन्ड की गवर्नमेंट के बॉन्ड की वैल्यू है वो इन्फ्लुएंस होती है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हद तक अगर देखें तो इन्फ्लेशन ने शॉर्ट टर्म देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा मानना था, बॉन्ड क्या है, एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है गवर्नमेंट का, जिसमें क्या होता है, बॉन्ड आपको बॉन्ड इशू हो जाते हैं और आप पैसा दे देते हैं और आपको फिर क्या होता है, ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो शॉर्ट टर्म की जब बात हुई तो फ्रेंड्स, मुझे थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग लगा, और जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग लगता है तो मैंने ये सब चीज़ें काट दी। अब मुझे आंसर चूज करना था 1 और 2 ओनली में। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट हो गई, इसमें तो हमारे को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी कि भाई जो भी एक्शंस होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे उसका इंपैक्ट पड़ता है। अब बात आती है फ्रेंड्स फर्स्ट की, एक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व। ठीक है ना। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन गवर्नमेंट लिखकर यहां पर आपको पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस करा गया कि भैया इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड है तो हाँ, यूनाइटेड स्टेट से भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ये भी गलत होना चाहिए। मैंने इसलिए आंसर किया सेकंड, जो कि इन जो स्टूडेंट की कॉपी है उसने भी यही चूज किया हुआ है। तो मैंने अपना आंसर किया है सेकंड, 2 ओनली। 8th क्वेश्चन डील कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 7 मैंने डील कर ही लिया था पार्ट 1 में, आपको लोगों को पता ही है। क्वेश्चन 8 डील कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली। कि भाई अगर कोई कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैं भी थोड़ा सा काफ़ी मुझे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ये लगा था। ठीक है ना। अभी आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा, या कुछ लोगों ने अपने मतलब बताकर आप लोगों को कि भाई ये स्टेटमेंट काट दो, ये गलत है, इस तरीके से करके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा इसमें ये आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द यूपीएससी आंसर की। तो हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि भाई इंप्रूव्स द कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट। तो फ्रेंड्स, ये तो कहीं तक मुझे बात ठीक लगी, तो मैंने कहा चलो 1 तो आंसर कंफर्म हो जाता है। और इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस को इंप्रूव कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये तो मुझे बात ठीक नहीं लगी। तो जब ये बात ठीक नहीं लगी तो मैंने स्टेटमेंट जो 3 था, जिसमें भी स्टेटमेंट 3 आ रहा था, वो मैंने डिडक्ट कर दिया। अब बची 1 और 2 ओनली। तो 1 तो करेक्ट हो गया। अब फ्रेंड्स, जो सारा दामोदर था वो इस स्टेटमेंट में था कि ये सही है या गलत। तो इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू, देखिए फ्रेंड्स, अगर अब मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन में तो मैं इस स्टेटमेंट को करेक्ट करके आया हूं, और मैंने ऑप्शन क्या लिया था, ऑप्शन लिया था मैंने B1 और 2। ठीक है ना। जो भी उस टाइम पे मेरे पास थोड़ा सा रीज़न आया होगा कि शायद क्योंकि अभी बीच में एक बात चल रही थी कि यूएसए ने इंडिया को करेंसी वॉच लिस्ट में डाल दिया था। अगर इस तरीके की आप लोगों ने करंट अफेयर से आप अपडेटेड होंगे तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात लगी। हो सकता है फ्रेंड देखिए गलत हो, बट अब कुछ नहीं कर सकते। बट फिर भी जो मेरा एक पर्सपेक्टिव था, जो मेरी ओपिनियन थी, मैंने उसके बेसिस पर आपको आंसर दिया। अब जो भी इसका आंसर होगा वो डिपेंड करता है। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन मेन कॉज ऑफ वरी। ठीक है ना। देखिए, चिंता का विषय है किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। एक एक शब्द पे फ्रेंड्स हमारे को फोकस करना है कि भाई ब्लैक मनी कारण बन रहा है, चिंता बन रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो ऐसा क्या क्या रीजन हो सकता है। तो सबसे पहला रीजन है डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं हद तक भी बात ठीक है, पर इससे क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चिंतित है, ये हमारे को देखना है। ठीक है ना। कारण तो है फ्रेंड्स ये भी ब्लैक मनी का कि रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, पर क्या इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा चिंतित है, तो फ्रेंड्स नहीं। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, बिल्कुल ये बात भी ठीक है, पर इससे क्या गवर्नमेंट चिंतित है, नहीं। लार्ज डोनेशन हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो फ्रेंड इससे तो उनका फायदा ही होता है जो भी सरकार है, तो क्या इससे वो चिंतित होंगी, नहीं। देखिए, अब आप फ्रेंड्स देखिए कि आपको यूपीएससी किस तरीके से आपके साथ गेम खेल रहा है आपके माइंड के साथ, कि आंसर उसको डी देना था। ठीक है। बट वो आपको पहली अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भैया इसको गलत कर दे, अगर ये गलत नहीं करा तो अब गलत कर दे, अब गलत नहीं किया तो अब गलत कर दे, अगर अब भी गलत नहीं किया तो भैया फिर अब तो तुझे सही करना ही है, अब तो तू इस तरीके से सही है बंदा।
ठीक है ना। आप प्रिपरेशन करके आए हो, आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि जब आप उनके कैचेस देखिए, चाहता तो डी ऑप्शन को भी वो ए पे रख सकता था। कभी आपने ये सब चीज़ें सोची कि वो डी ऑप्शन को अगर ए में रख देता तो आप गलत चीज पढ़ने के सही चीज पढ़ गलत चीज अगर आपने पढ़ी तो आप कहीं ना कहीं टकरा जाते गलत चीज में और गलत चीज को सही कर देते। बट आप जब गलत रास्ते से जाने से बच गए तो आपने सही रास्ता चूज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट, कि भाई किससे इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा। भाई इन्फ्लेशन तो हो जाएगा कि भाई पब्लिक डेट का पे करके, नहीं। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट एफिशिएंट, नहीं। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट एफिशिएंट, नहीं। बट हाँ, अगर आप करेंसी को प्रिंट कर रहे हो बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इससे जो होगा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर है हमारा और इनका मैच कर रहा है। ठीक है ना, अब देखते हैं बाकी क्या सही होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि भाई मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ जाता है। तो भाई देखिए, मैंने इसमें लगाया था कि जिस तरीके से अगर हम बैंकिंग हैबिट को या इकोनॉमी के जो जो टैक्स बेस होता है फ्रेंड्स, अगर वो जैसे कि भाई आपको पता है 3% लोग टैक्स देते हैं, तो क्यों ना 20% लोग टैक्स दें और वो टैक्स का जो अमाउंट है वो आप रिड्यूस कर दें, तो उससे भी आप उतना ही अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं, बजाय कि 3% अमाउंट 97% पे लोगों पे वो खर्च होता है। ठीक है ना, तो उस चीज़ को भी, ये मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। बाकी देखिए, आपको पता होगा जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो तो हम सब लोग कंज्यूमर्स भी पे करके चलते ही हैं। तो फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये तो कोई हद तक बात नहीं थी, पॉपुलेशन बढ़ने की कोई बात नहीं थी, तो इसका आंसर स्पेसिफिकली डायरेक्ट तरीके से सी आ जाता है। ओके, तो इसी तरीके से हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड या इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस तरीके से क्या हो सकता है। या तो देखिए, दो चीजें हैं फ्रेंड्स, कैन बी कॉज्ड या तो हो सकता है, या फिर अगर हो चुका है तो वो बढ़ सकता है। इन चीजों पे हमारे को शब्दों पे गौर करना होगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि भाई डिमांड ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन का बढ़ जाना। ठीक है ना, तो अब फ्रेंड्स देखिए, इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, डिमांड पुल, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज़्यादा का ज़्यादा लोग लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे, ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे तो भाई मान लीजिए ओनियन ओनियन का प्राइस क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़्यादा डिमांड हो जाती है। कभी कभार जब ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो उसका प्राइस राइज कर जाता है, तो यही रीज़न है। तो कहीं ना कहीं भाई इंटरेस्ट रेट राइज कर कर तो आप ये चीज़ पॉसिबल नहीं कर सकते। तो अगर मैंने कहा भाई 5 गलत है, 5 गलत है, 5 गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1, 2 एंड 4। ऐसा नहीं कि अब हमने देखा आंसर 1 एंड 2 एंड 4 है तो उसके पीछे भी हम रीज़न देखेंगे कि भाई क्यों है। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट बहुत एक्सपेंडिचर कर रही है। फिजिकल स्टिमुलस, जैसे अभी आपने देखा पैकेज वगैरह, जो आत्मनिर्भर भारत के जो पैकेजेस लाए गए थे उसकी बात हो गई, और फिर हायर परचेजिंग पावर भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये फ्रेंड्स थोड़ा सा एक, मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई टिपिकल क्वेश्चन था, और होप सो ये क्वेश्चन मेरा मतलब गलत हुआ हो, बट रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। तो फ्रेंड जब मैंने देखा पहला स्टेटमेंट तो मैंने पढ़कर गलत कर दिया। ठीक है ना, कि भाई ये स्टेटमेंट तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैंने ए और बी को तो काट दिया। ठीक है जी, अब बचे 3 एंड 4। जब मैंने देखा तो भाई आंसर तो 3 इसमें दिख ही रहा है कि भाई 3 तो करेक्ट है। अब आपको 2 देखना है फ्रेंड्स। तो जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के मैंने क्या रियलाइज किया कि भाई नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म। तो मुझे कहीं पता नहीं फ्रेंड्स, मैंने कहीं इस तरीके की बातें नहीं सुनी थी, तो मैंने इसको रॉन्ग कर दिया। अब जब मैंने इसको रॉन्ग कर दिया और फर्स्ट को रॉन्ग कर दिया, तो आंसर क्या बचता है, आंसर आपका 3 एंड ओनली बचता है। ठीक है, तो ये मैंने अपना आंसर किया। अब आप लोग जानते हैं कि अब देखिए, जो भी ये स्टूडेंट रहा उनको ये आंसर कितना क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, तो उन्होंने तो ये अटेम्प्ट भी नहीं किया, तो कुछ आप हद तक मान सकते हैं कि ये डिफिकल्ट रहा होगा क्वेश्चन। इस चीज़ को भी हमारे को एनालाइज करना है, क्योंकि फ्रेंड्स यूपीएससी की आंसर की आ जाएगी, उसके बाद तो सही गलत सभी बता देंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप पहले बता रहे हैं, जो भी आपका एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस है, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती फ्रेंड्स। सबके अंदर इतना गट्स भी नहीं होता कि वो अपनी
अगर कुछ आपने सिली मिस्टेक्स भी करी हैं या कुछ अपनी कमी को भी इस तरीके से रियलाइज़ कीजिए। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको एनालाइज़ करना आना चाहिए कि भाई आप अपनी गलतियों को छुपाकर भी कब तक सर्वाइव कर सकते हैं, आप ये लोग बहुत बेटर अंडरस्टूड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए कोई बात नहीं है, तो मैंने इसका आंसर सी कर दिया, ठीक है? उसके बाद लास्ट हमारा है 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, तो ये आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, तो फिर मैं इसको सेकंड जब हम एनवायरनमेंट का डिस्कस करेंगे कि भाई मैंने उस क्वेश्चंस को किस तरीके से डील किया, क्या किया। अगर आपको अच्छा लगेगा ये सब, तो प्लीज़ आप वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना? तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए आप लोगों ने सीसेट के पेपर में जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो उसके लिए मुझे लगा कि भाई जब अगर आप लोग इतना इंटरेस्टेड हैं, तो फिर क्यों ना मैं जल्दी बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँ। इन इंडिया सेंट्रल बैंक्स फंक्शन, मतलब आरबीआई का फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या है? लैंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स आरबीआई तो इस तरीके से तो बात नहीं होता कि भाई वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए वर्क करता है। भाई बैंक्स देते हैं आपके कॉर्पोरेट्स वगैरह को लोन। तो जब अगर पहला गलत हो जाता है, तो मैंने पहला गलत कर दिया, अब मेरे पास बचता है 2-2 या 2-3 या 3 ओनली। फिर सेकंड पढ़ते हैं, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बैंक्स। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई आरबीआई जो होता है बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और कहीं ना कहीं हद तक गवर्नमेंट्स को भी लैंडिंग प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाना चाहिए सेकंड एंड 3, ठीक है? तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने इकोनॉमिक्स के 14 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है? अब हमारे को इकोनॉमिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि देखिए कहाँ पर कैच आया। कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी थे जो कि मैंने अलग तरीके से अटेंड किए, हो सकता है वो सही भी हों या गलत भी हों। अब ये सिर्फ आंसर की पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, ठीक है? तो फ्रेंड्स चलिए, आई थिंक ये वीडियो तो ज़्यादा आपका लंबा भी नहीं बनाया, छोटा ही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।